सभी गांव-गांव से आए संगठनों के प्रतिनिधि, जुझारू बहनों, भाइयों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मंच पर पधारे महेश विक्रम जी, फादर आनंद जी, संजय भाई, रंजू बहन, रेणु बहन, सभी को जोरदार जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जन आंदोलनों का समन्वय जिंदाबाद। साथियों, बहुत सारी बातें हो ही चुकी है और आज हम लोग केवल चुनाव की बात नहीं सोच रहे। जन आंदोलनों के साथी वही है जो हर चुनौती को स्वीकार करते हैं और उसके सामने खड़े रहकर जो भी गलत रास्ते पर चल रहे हो, वो राजनेता हो कि समाज के कुछ समुदाय हो, हम लोग उनको चुनौती देते हैं। आज आप सब लोग एक ऐसी ऊर्जा, ऐसी विचारधारा और ऐसी सभी जो यहाँ आशा सामाजिक विद्यालय के प्रांगण में जिनकी तस्वीरें लगी हुई है, नंदलाल मास्टर और सभी उनके साथियों को सलाम करती हूँ। इन सब की प्रेरणा लेकर हम लोग यहाँ बैठे हैं और हम बैठे रहने वाले नहीं हैं, बोल उठेंगे। ये जो गीत गाए उसके साथ साथ अपने लिए जिए तो क्या जिए, ये सवाल भी उठाया है। और इसलिए आज जो देश की स्थिति है उसमें हमारे में से किसी को भी संतुष्टि नहीं हो सकती। आज लोकतंत्र सेनानी, इस उम्र के युवा साथी जिन्होंने इतनी जोशपूर्णता से बात रखी है, संजय मंगला गोपाल जी जो ऊर्जा के अभ्यासक तो है ही पर खुद ऊर्जा लेकर भी आते हैं, और हमारे सभी साथियों ने, यहाँ अरुंधति बहन, ऋचा बहन बैठी है, यहाँ नंदलाल मास्टर और सुरेश राठौड़ जी है, राम धीरज जी है, किस का नाम ले लें, राजीव यादव जी ने बात रखी है। मुझे लगता है आप सभी लोगों ने जो बातें मान्यवर वक्ताओं ने रखी है उसके एक एक उदाहरण देकर सबका दिल छुआ है। और इसीलिए आंदोलन वही होता है जो दिल को झकझोरता है, न केवल सरकार को झुकाता है पर व्यवस्था में परिवर्तन लाने की आशा विश्वास रखता है और समाज को भी हिला देता है। आज हम केवल सरकार की बात नहीं कर सकते हैं, समाज के अंदर भी क्या हो रहा है, कैसी घुसपैठ होती है। एक बाजू पूंजी और बाजार की, दूसरी बाजू मूल्यहीन राजनीति की, और जो संविधान पर हाथ रखकर शपथ लेकर भाग जाते हैं उनके संविधान के कुचलते हुए अधिकारों के हनन। ये सभी बातें जो सामने हैं, उसके बीच में जब अपना जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय बना तो 1996 के पहले पूरे देश की यात्रा हमने की, जिसका नारा वही था जो आज भी होना चाहिए, देश बचाओ देश बनाओ, देश बचाओ देश बनाओ, देश बचाओ देश बनाओ। इतनी हिम्मत आप में है तो कहने की सही तो जरूरत नहीं है, पर देश किस हालात से बचाना है, किन से बचाना है, किस प्रकार की गलत संविधान विरोधी ही नहीं, मानव अधिकार विरोधी नीतियों से बचाना है। ये स्पष्टता अगर हमारे बीच में है तो वो जो जन आंदोलनों के समन्वय का गठन था 3 स्तंभों के आधार पर हुआ था। आज भी जो तीनों स्तंभों का आधार हमको लेकर ही आगे की दिशा तय करनी है, जिसके बारे में मुझे बोलने का यहाँ मौका दिया है। एक तो जो वैश्वीकरण, वैश्विक पूंजी, वैश्विक कंपनियां विश्व के देश से
धरातल पर, इस भारत की खेती में, इस भारत की शिक्षा में, इस भारत के स्वास्थ्य में, इस भारत के हर संसाधन में और जीने के आधारों पर आक्रमण करते हुए आ रही है, उसमें कंपनीकरण का वायरस सबसे खतरनाक है। और ऐसे कंपनीकरण जो एक बार कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने भारत का आजादी आंदोलन चला था, उससे कई गुना ज्यादा जो हमारे जीवन प्रणाली पर, हमारे संस्कृति पर, हमारे देश की जो सही अर्थनीति जो गांधी, अंबेडकर, फुले सभी के द्वारा हमको मिली थी, लोहिया जी और जयप्रकाश नारायण ने सप्त क्रांति से संपूर्ण क्रांति तक का एक सपना ही नहीं, विश्वास हमको दिलाया था। लेकिन वो मार्ग को छोड़कर जो चल रही है वो उसी पूंजी और नीति के आधार पर है, जिसका विरोध बहुत पहले डंकेल का प्रस्ताव आया, विश्व व्यापार संगठन बना, जिसके एक एक मंच में अभी जो G20 दिल्ली में सोने की थाली में खिलाते हुए राष्ट्र प्रमुखों को गांधी के सामने नमन करने के लिए ले जाते हुए, लेकिन पूंजी के आधार पर अलग अलग देशों के साथ अपने भारत के सत्ताधीशों ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के अनुबंध किए हैं, जिसकी अपने को कल्पना भी नहीं है, ये सब वो अर्थनीति है जिसमें अर्थ यानी पैसा 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 है, पर नीति नहीं दिख रही है। इसका विरोध करते हुए दूसरी ओर जब रथ यात्रा चली थी, हमारी बहुत बड़ी गलती हुई थी। ये हमें महसूस हुआ कि वो पहुंच गए बाबरी मस्जिद पर। ऐसे अयोध्या की भूमि आपके विरासत की, जिसके लिए उत्तर प्रदेश को भी हम लोग नमन करते हैं, जहां की सैकड़ों मंदिरों की जमीन नवाबों ने दान की थी। राम और केवट का फोटो हरेक के घर में होता था, वो चाहे हिंदू हो मुस्लिम, आज भी होगा। और तो और बुनकर समाज जो राम नाम के गमछे बुनता, और झंडू के फूल भी मुस्लिम खेतिहरों से आते थे। प्रकृति नहीं मानती जातिवाद और धर्मांधता, लेकिन ऐसी अयोध्या की भूमि को मुद्दा बनाकर जिस प्रकार से देश को उकसाया गया और कई सारे दंगे हुए, उसका विरोध भी जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय ने किया था। और तीसरा स्तंभ, ये जातीयता, धर्मांधता और विकास के नाम पर पूंजी बाजारवाद, जो केवल क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, जो अंग्रेजी समझते हैं, लेकिन जो क्रिमिनल कैपिटलिज्म यानी अपराधी पूंजीवाद हो गया है, उसको नकारते हुए तीसरा मजबूत स्तंभ वैकल्पिक विकास का, सही विकास का, निरंतरता रखने वाले विकास का, समता और न्याय आधारित विकास का, ये भी आधार बना जन आंदोलनों को एकत्रित लाने। आज उसी समन्वय का ये उत्तर प्रदेश का सम्मेलन सभी आयोजकों को धन्यवाद देते हुए एक मौका बन गया है, न केवल संवाद का, लेकिन आगे की दिशा तय करने का। देश की जो दशा है उसका तो पूरा वर्णन हो ही चुका है, लेकिन थोड़ी सी बातें उसमें स्पष्ट होकर ही, यहाँ एक एक जो बैठा है वो नेता नहीं है, कार्यकर्ता है। और इसीलिए कार्यकर्ता ने जो गांव और गली में पहुंचना है आने वाले समय में, वो शहर की बस्तियां हो, वो ग्रामीण क्षेत्र के मनरेगा पर जीने वाले मजदूरों के समुदाय हो, वो चाहे आजमगढ़ के या सेंचुरी मिल के श्रमिक हो। आज किसान मजदूर सभी को एक होकर ये स्पष्टता लेकर जो प्रचार करना है, वो चुनावी प्रचार के जैसे नहीं होने वाला है। इसमें गहराई में देखकर अपने युवा साथियों को, अपनी एक एक महिला को, जो धर्म के रिचुअल्स, पूजा पाठ तो जानती हो, लेकिन ये पाठ जो सही में देश में क्या
परिवर्तन जरूरी है और क्यों जरूरी है, और उसके लिए हम कदम कैसे बढ़ाए और किस दिशा में बढ़ाए, ये समझने की जरूरत है। इसलिए ये सम्मेलन का एक मौका और मंच बहुत ही अहम है। आप सब जानते हैं कि लोकतंत्र की बात करनी है तो केवल एक मंत्र जैसी नहीं करनी। इस देश को मदर ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की मां, भारत माता, ऐसा नाम दिया है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने, और उसके तहत 19 देशों के और एक यूरोप खंड के देशों के यूनियन के प्रतिनिधि यहाँ आए, उनके साथ विश्व बैंक के आए, देश में दुनिया के साहूकारी संस्थाओं के लोग आए, लेकिन हमारे जैसे जन संगठन और आंदोलनों को वहां प्रवेश नहीं। जब नर्मदा के मुद्दे पर 38 साल जो आंदोलन चला, हम विश्व बैंक के साथ लड़ते थे, तो विश्व बैंक के अंदर हमको प्रवेश था। विश्व बैंक की एनुअल मीटिंग्स में हम लोग बाहर आवाज उठाते थे और अंदर भी जा सकते थे, लेकिन ये अभी नहीं हो रहा है। ये जो देशों की एकता बता रहे हैं, वो सार्वभौम राष्ट्र को राष्ट्र नहीं होती है, भुक्कड़ जनता। ऐसा एक कवि ने कहा है ना, उस प्रकार से देखते हुए केवल आर्थिक लेन देन का मंच बनाकर हमारे सामने पेश करते हैं, उसके लिए हजारों करोड़ का प्रगति मंडप बनाते हैं, और वो मंडप उसका निर्माण जो करते हैं वो दिल्ली के क्या आपके उत्तर प्रदेश से, बिहार से पलायन करने के लिए मजबूर उन्होंने जो काम किया होगा, उनकी बस्तियों को उखाड़ देते हैं, ढाक देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने देश की सच्चाई जो गैर बराबरी से युक्त है, विभत्स विषमता से अंधूरी है, उसको दिखाना नहीं चाहते देश के, दुनिया के राष्ट्र प्रमुख को। देखिए भाई, कैसा दिखावा है, कैसा तमाशा है, और कितनी अमानवीयता है। एक रेखा नाम की गरीब बस्ती की बहन ने ये G20 के सामने जो हमारा सम्मेलन दिल्ली में हुआ था, उसमें रखी हुई बात हमारे आंखों को बहा दिए। ऐसी स्थिति शहरी गरीबों की होते हुए ग्रामीण किसान मजदूर भी क्या भुगत रहे हैं, ये भी देखना जरूरी। कल तेजिंदर विर्क जी ने तो बात रखी होगी। अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रेम भाई से भी मेरी बात हुई, जो हमारे NAPM के साथी है, यहाँ पहुंच नहीं पाए मुरादाबाद से, लेकिन वहां भी मंडी होते हुए किसान को सही दाम नहीं मिल रहा है, घाटे का सौदा है। तो बिहार में तो कल के सम्मेलन में साफ बात उठी कि मंडी ही है नहीं, 1996 से खत्म कर दी थी। तो आज मकाई खरीद पाना भी संभव नहीं है, गेहूं और धान का भाव सही नहीं मिल रहा है। स्वामीनाथन जी तो गुजर गए दुनिया से, उनके अध्यक्षता में बने हुए आयोग ने कहा था कि 1 रुपया खर्च होगा किसान का तो उसको 1.5 रुपया तो उस पर मिलना चाहिए, जबकि 100 गुना कमाई करते हैं कारखाने में अलग अलग उत्पादन बनाने वाले, चमकाने वाले। लेकिन आज वह भी देने के लिए मोदी सरकार तैयार नहीं है। 715 किसानों की शहादत के साथ जो 13 महीने हमारे किसान मोर्चा का, संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन चला, जहां कोई खलिस्तानी पाकिस्तानी नहीं थे, हिंदुस्तानी थे, जहां 8 मार्च को आप महिला शक्ति को मैं खास बताना चाहती हूँ कि आज जैसे आपने अपनी ताकत, देश की नारी कैसी है, कूल नहीं चिंगारी है, ये दिखाने का दर्शन दिया है, तो वहां 40,000 महिलाएं 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस में आई। ऐसे आंदोलन ने जरूर झुकाया मोदी जी को, झुकाई कंपनीकरण वाली 3 कानूनों के आधार पर आगे चलने वाली उनकी प्रक्रिया को। लेकिन आज भी उन्होंने जो सही दाम देने का वायदा किया था, उसको निभाया नहीं है।
उल्टा उन्होंने उस आंदोलन का दिल्ली का डेरा उठ गया पर आंदोलन जारी है। तो भी बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट, कौन कौन जानता है ये नाम? कंप्यूटर खोलने वाले तो जानते ही होंगे माइक्रोसॉफ्ट। वो सॉफ्ट नहीं हार्ड है। कोरोना वायरस आने लाने में इनका योगदान था, इस पर किताबें लिखी है। हमको तो लगता है कि अरे वायरस अचानक आ जाता है, लेकिन उसी कंपनी को जिसने अफ्रीका की खेती बर्बाद कर दी है, खुद का मुनाफाखोरी का मामला आगे बढ़ाने के लिए, उनको ही अब भारत देश ने भूमि अभिलेख यानी भूमि का रिकॉर्ड जो पटवारी रखते हैं वो रखने की जिम्मेदारी दी है। तो आप सोचिए कि कैसे कंपनियों का राज चल रहा है, और ये कंपनियां ही चंदा देकर चुनाव चलाती है। तो आगे वाले चुनाव में क्या होगा, ये अदानी और अंबानी को पूछना पड़ेगा। एक अदानी की पोल खोल हो गई, कैसे झूठी कंपनियां बनाई है, कैसे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आज भी रोज की उनकी कमाई 1600 करोड़ है, पर ऐसी है कुछ 100 कंपनियां जिनके हाथ में संपत्ति केंद्रित है, तो बाकी लोग भूखे हैं। भूख के निर्देशांक की बात फादर ने की, जो पिछले साल 107वां नंबर था 127 देशों में भारत का, इतना नीचे, अभी 111वां हो गया। सरकार उसको मानने को तैयार नहीं है कि ये झूठ है, झूठ है। पर आप सब लोग जो धरातल की स्थिति जानने वाले हैं, वो देख रहे हैं कि आज भी अन्न सुरक्षा जो किसान मजदूर ही देते हैं, वो अन्न सुरक्षा बर्बाद होती हुई हम देख रहे हैं। आपको पता है कि अब राशन व्यवस्था बंद करके चंद रुपये अकाउंट में डालने का निर्णय 2016 में मोदी सरकार के नीति आयोग ने ले चुका है। ये नीति नहीं, ये कुनीति आयोग। महाराष्ट्र में शुरू हो गई है बात, बड़ा आंदोलन चल रहा है। हमारी शहरी गरीब बस्ती की महिलाएं नहीं चाहती है कि वो पैसा शराब की दुकान पर जाए, पर सरकार ये चाहती है उत्तर प्रदेश हो कि मध्य प्रदेश नहीं, हम मध्य प्रदेश कहते हैं, मध्य प्रदेश, वहां चमक रहे हैं शराब की दुकानें। क्या आपको मंजूर है कि राशन के बदले पैसा जाए शराब की दुकान पर? नहीं। संविधान में लिखा हुआ है कि शराबबंदी सरकार का कर्तव्य है, अनुच्छेद 47, और उसी के साथ जोड़कर लिखा है कि सकस आहार खिलाना भी कर्तव्य है। पर देखिए, सोनेरी थालियां कहां जाती हैं और खाली थालियां खाली पेट कैसे नहीं भर सकती। तो आज ये महिला शक्ति जो जन्मदात्री भी है और मजदूर खेत में करते हैं काम, तो महिम लालयती थी महिला, यानी मिट्टी में हाथ है वही सही महिला। आप सब लोग जो खिलाते हैं वो सब बातों को बर्बाद करने वाली अर्थनीति चल रही, और इसी बार बराबरी का विरोध समाजवादी साथियों ने, गांधीवादियों ने किया है। गांधी जी ने जो संदेश दिया कि समता और न्याय होना चाहिए, वो संविधान में बाबा साहब और सभी ने डाला हुआ है ही। और ये समता की बात है कहां? भाई सभी का रोजगार चला गया नोटबंदी आने के बाद। 84% छोटे छोटे उद्योग बंद हो गए लॉकडाउन आने के बाद। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों की तो कमाई लॉकडाउन में भी कई गुना बढ़ गई। देखिए कैसा तमाशा चल रहा है। और ये क्यों हो रहा है? ये अपने आप हो रहा है? ये क्या प्राकृतिक आपदा है? नहीं, ये सब एक खेल है, खिलवाड़ है देश के लोकतंत्र के साथ, देश के संविधान के साथ। और इसीलिए हम जब नारा देते हैं, कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन खिलाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। तो ध्यान में रखना कि हम हमारा हक मानते नहीं, किसी से भीख मांगते। ये समझने के बाद कि आप ही हैं किसान मजदूर जो अन्न सुरक्षा देते हैं, जो रोजगार की रक्षा करते हैं,
जो जल जंगल जमीन आजीविका के जीने के आधार है, उसको भी इस्तेमाल करते हुए सुरक्षित रखते हैं, बर्बाद नहीं करते हैं, लूट नहीं मचाते हैं, विकास के नाम पर विनाश नहीं होने देते हैं। तो आप सबको सलाम करते हुए, हमारे जैसे जो आज दोपहर की रोटी आप किसान मजदूरों के बलबूतों पर खाएंगे, वो चाहते हैं कि आप अपने अधिकार के लिए लोकतंत्र बचाएं। क्या होता है लोकतंत्र? अगर संसद और विधानसभा में ही लोकतंत्र समेटा गया तो मोदी जी ने वो समझ लिया और उन्होंने संसद का दुरुपयोग करना चालू किया। नए कानून लाए लॉकडाउन में, 20 दिन में 21 कानूनों के संशोधन करते हैं और अभी अभी तो 3 मिनट में कानून बदलते हैं। किसके पक्ष में बदलते हैं? श्रमिकों के 44 कानून रहे हैं, जिसके लिए आजादी आंदोलन के बाद एक एक श्रमिक संगठन ने संघर्ष किया। तो महिला श्रमिकों को क्या मिलेगा? रात को काम नहीं दिया जाएगा, ओवर टाइम कैसे मिलेगा? अगर कोई अपघात एक्सीडेंट हो गया काम पर तो क्या मिलेगा? सब बातें, और यूनियन यानी संगठन बनाने का अधिकार रहेगा। ये सब बातें होते हुए कानूनों में वो ये 29 कानून खत्म करके 4 कमजोर कानून लाकर अब महिलाओं को रात को भी काम करने के लिए बुलाया जाएगा, ओवर टाइम नहीं दिया जाएगा और ठेका मजदूरों पर एक एक कारखाना चलाया जाएगा। तो ये दिहाड़ी मजदूर अब केवल गांव में ही नहीं है, ये हर कारखाने में है, हर उद्योग में है, जिनको कभी भी ले सकते हैं, कभी भी बाहर फेंक सकते हैं। आप जानते हैं कि इस प्रकार से कानूनी बदलाव संसद का उपयोग करते हुए जब कर रहे हैं, तो संसद बाह्य राजनीति, जो जन आंदोलनों की राजनीति होती है, उसको भी सुरक्षित रखना और ताकतवर करना, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि नहीं? बनता है कि नहीं? कि आप सब लोग जब प्रधान, विधायक या संसदी बनोगे तभी लोकतंत्र बचाओगे? नहीं, आप अपनी अपनी जगह से लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ो। और ये लोकतंत्र बचाने की जरूरत कई प्रकार के उनके जो गलत निर्णय हैं, गलत योजनाएं हैं, विकास के नाम पर जल जंगल जमीन खींचने की जो साजिश है, उस सब के कारण हमें महसूस होती है। इसके उदाहरण कितने दे दें? किसानों का तो आपको उदाहरण दे ही दिया। आज एक दिन में 30 से 50 किसान आत्महत्या करते हैं। मजदूरों की आत्महत्याओं की तो गिनती ही नहीं होती। लॉकडाउन में जो 1700 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के आपके बहराइच से लेकर फैजाबाद तक एक एक जिले के लोग हमारे आंखों के सामने 1700-2000 किलोमीटर चल रहे थे, पांव में छाले लेकर, तो हमारा दिल वो छाले के जैसा ही दर्द भुगत रहा था। इसलिए हमको उपवास पर बैठना पड़ा। और फिर भी जो गाड़ियां आई, एक एक गाड़ी में बिठाने के लिए, जब रात को 11 बजने तक हमारे कार्यकर्ताओं का, NAPM का समुदाय, यंग युवा कार्यकर्ताओं का एक एक महाराष्ट्र के रेलवे स्टेशन पर डटा रहा, जिनकी लंबी सूची हमारे पास है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के रहे, उसके नीचे बिहार के रहे। और यहाँ अरुंधति बहन कहती थी कि भाई हम तो खाना खिला रहे हैं, लेकिन योगी जी बड़े बड़े पोस्टर लगाकर, बैनर लगाकर कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ रोजगार हम बढ़ा रहे हैं। अगर रोजगार होता तो आजमगढ़ के प्रमोद भाई, राम प्रवेश भाई क्यों भाई मध्य प्रदेश में चले जाते? गणेश श्यामदास बिरला तो नहीं रहे, कुमार मंगलम बिरला जैसे पुरस्कार लेने वाले, फर्जीवाड़ा करने वाले बिरला के कारखाने में काम करने के लिए। आप सोचिए। और जिनको वापस भेजा था
वो भी 5 महीने बाद फिर आ गए पूना में, मुंबई में, नासिक। तो आपके उत्तर प्रदेश की महत्ता तो बताई, लेकिन उत्तर प्रदेश की सत्ता ने किस प्रकार से बेरोजगारी और अर्ध रोजगारी बढ़ाने में पूरे देश के साथ, केंद्र सरकार के साथ एक गठजोड़ होते हुए अपना योगदान दिया है रोजगार निर्माण में, नहीं, ये समझना जरूरी है। किसान को घाटे का सौदा भुगतने के कारण क्या भुगतना पड़ता है, ये बात एक गीत में बहुत ही सुंदर लिखी गई है, जो भयावह वस्तुस्थिति आज हमारे नवीन मिश्रा तो नहीं है, जो संयुक्त किसान मोर्चा के NAPM के हर मंच पर इस गीतों से लोगों को रुलाते रहे हैं। वो भी सेंचुरी के श्रमिक आज दिन रात काम करने में लगे हुए हैं, कहीं न कहीं क्योंकि संघर्ष जारी है। दूसरी बार फर्जी बिक्री के सामने 30 महीने से वेतन बंद है, तो पाइपोस बनाकर बहनों के मैं लेके आई हूँ बेचने के लिए, कुछ भोजन खिलाने के लिए। टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। कौन लड़ता है फसल की हकदारी के लिए, ये इस गीत में सवाल उठा है। जो अपने कंधों पर लेकर हल लेकर चलता है, उसके समस्या का हल क्यों नहीं निकलता है? जो सूद भुगते भुगते अपना सूद खो जाता है, उसको अमुआ के डाली पर झूमना क्यों पड़ता है? ये सवाल इस गीत से उठा है और इस सवाल का जवाब हम ही ने देना है। जन आंदोलनों के तमाम साथियों ने, जो किसान आंदोलन आज भी जारी है, संयुक्त किसान मोर्चा जिसमें तेजिंदर विर्क जी भी है, सुनीलम जी भी है, तो भी NAPM के साथी कार्यकारिणी में है। तो अभी सोचिए कि किसान की हर समस्या मंडी के अंदर हो, हमको वहां खड़ा रहना जरूरी है। अगर वो नहीं खरीद रहे हैं सही दाम पर और स्वामीनाथन आयोग के आधार पर 1 रुपया पर 1.5 रुपया भी मोदी सरकार नहीं घोषित कर रही है, फल, सब्जी, धान, हर एक फसल का दाम, तो हम लोगों को खड़े होकर लड़ना पड़ेगा कि नहीं? लड़ना पड़ेगा कि नहीं? तो ध्यान में रखना, ये चुनावी माहौल में भी ये मुद्दा उठाना जरूरी है। और इसीलिए 26 नवंबर संविधान दिवस से इसी साल 28 नवंबर तक 3 दिन का डेरा हर राज्य की राजधानी में जो डाला जाने वाला है, उसमें जन आंदोलनों के तमाम साथियों ने, सीतापुर की राम बेटी तो आएगी ही, बिटुली तो आएगी ही, अरुंधति के साथ, राजीव यादव के साथ सभी जुड़े हुए लोग आएंगे ही, ये हमारा विश्वास है। पर ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर किसानों की ताकत केवल वोट बैंक या नोट बैंक नहीं तय करती है, तो किसानों की ताकत जनतंत्र को बचाएगी और गैर बराबरी को हटाएगी। ये संकल्प जाहिर करती है, तो ही कुछ बदलाव आ सकता है। और अगर किसानों को सही दाम नहीं मिलेगा, तो आत्महत्या नहीं, ये व्यवस्था हत्या कर रही है और उससे रोजगार की भी हत्या हो रही है। खेती कैसे बचाएंगे, ये सवाल आप सबके सामने है। मजदूरी कैसे बढ़ाएंगे, ये सवाल आप सबके सामने। आपने किया रंजू बहन, आजमगढ़ में एयरपोर्ट थोपने के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है कानून का, संविधान का? अचानक 5000 पुलिस आते हैं 5000 परिवारों की खेती और घर ध्वस्त करने के लिए। कौन सा इस्तेमाल होता है बल? गांधी जी की विरासत सर्व सेवा संघ की ध्वस्त करने के लिए कोई कानून का इस्तेमाल नहीं होता है। भूमि का टुकड़ा टुकड़ा ये हड़पना चाहते हैं। और आज इसलिए हमको याद दिलाना चाहते हैं कि जिस कानून बनाने में NAPM का बहुत हस्तक्षेप रहा, योगदान रहा, सवाल रहे,
1894 का कानून था जो अंग्रेजों का था, उसी के तहत कोई भी विकास योजना के लिए जमीन ली जाती थी। और जमीन मतलब जमीन के ऊपर के घर, जमीन के ऊपर के पेड़, जंगल, जमीन पर बहने वाली नदी, भूजल, खनिज संपदा भी। लेकिन अभी तो वो कानून हटाकर जो कानून अपन ने लाया है उसके लिए NAPM अभिमान रखता है, गर्व नहीं। लेकिन इस कानून का भी अमल नहीं होते हुए जब बुलडोजर ही कोर्ट बन गया है, जिसका वर्णन बहुत हो गया है, तो फिर कौन सी न्यायपालिका जनतंत्र का स्तंभ मानी जाएगी? जब नौकरशाह, राजनेता और कंपनियां या ठेकेदारों के बीच में गठजोड़ बन गया है, तो कौन से अधिकारी आपको सही न्याय कब दिलाएंगे? और आपके जनप्रतिनिधि भी अगर चुन के आने के बाद खरीदे और बेचे जाएंगे तो कौन करेगा प्रतिनिधित्व किसान मजदूरों के सवालों का? ये बहुत बड़ी चुनौती है। और इसीलिए साथियों, हम लोगों को अपनी जल, जंगल, जमीन बचाने का संकल्प तो लेना ही चाहिए, पर उस संकल्प को प्रत्यक्ष में उतारने के लिए अपने को संघर्ष जरूरी है। हम कभी भी लड़ेंगे, जीतेंगे, जो नर्मदा से नारा निकला है वो कहते हुए शस्त्र या अस्त्र हाथ नहीं लेते हैं। हाँ, अस्त्र कहो आप। गांधी जी ने जो सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का अस्त्र हमारे हाथ में दिया, उसी का आधार हम लेते हैं। आजमगढ़ में इतने समय से बैठी हुई महिलाओं ने रोक के रखा है, उसमें दलित हो, अन्य समाज के हो, एकता ही काम आ रही है। और वो अगर टूटेगी तो आजमगढ़ में कभी भी एयरपोर्ट अंदर घुसेगा, ये बात समझ लीजिए। 38 साल नर्मदा का आंदोलन चला तो ये जाति, पाति, धर्म भेद, लिंग भेद के पार और महिलाओं की शक्ति ही सबसे ज्यादा, पहाड़ी आदिवासियों की सबसे पहली अगुवाई, जहां अरुंधति बहन, हमारे सभी साथी हम मिलकर कार्य करते थे और NAPM के सभी साथियों का हमें समर्थन मिलता था। तो आज हमें याद है कि यही है सही में गंगा, जमुना, नर्मदा की तहजीब। आज वो संघर्ष जरूरी है। जहां जहां भूमि हड़पने की साजिश चलेगी, जहां जहां जंगल कंपनियों को देने की साजिश के लिए अब उन्होंने कानून बदल ही दिया है, तो वहां कैसे हम खड़े होंगे? और एक जगह हो रहा है तो आज तो उन पर हमला है, मैं क्यों जाऊं? वो दलित है, मैं क्यों जाऊं? वो मुस्लिमों का घर तोड़ा जा रहा है, मैं क्यों जाऊं? ये कहने वाले आखिर में खुद के ऊपर जब हमला होता है तब देखेंगे, एक कवि ने कहा है वैसे तो कोई नहीं बचा होगा आपकी मदद के लिए। तो इसीलिए जरूरी है कि जहां भी संघर्ष होता है वहां हम पहुंच जाए। यही है लोकतंत्र। संसद में कोई जवाब नहीं मिल रहा है, विधानसभा में जवाब नहीं मिल रहा है। जब संसद और विधानसभा में कानून किसान विरोधी, श्रमिक विरोधी दिशा में बदल रहे हैं, महिला विरोधी दिशा में बदल रहे हैं, तो इनकी सब घोषणाएं और घोषणा पत्र भी झूठे साबित हुए। और इसलिए साथियों, आप ही है लोक। लोक मतलब कोई एक जाति के, एक धर्म के नहीं है, जो कहते होंगे कि हमारे ही धर्म का राष्ट्र होना चाहिए। ऐसा तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो भी मार्गदर्शक रहे हैं, विचारक रहे हैं, उन्होंने साफ कहा कि संविधान बदल दो और एक ही धर्म का राष्ट्र बनाओ। अरे भाई, तो अशफाकुल्लाह ने भी जान दी थी, ओबेदुल्ला ने भी जान दी थी। मेरठ और मुजफ्फरनगर में जब हमला हुआ, हिंसा हुई, पहले दंगे में अरुंधति, संदीप भाई हमारे नहीं है अभी साथी, जो विमल भाई भी पहुंचे, और जब दूसरी बार हिंसा हुई तो हम सब लोग पहुंचे थे अपना अपना पूरा अभ्यास करने के लिए। तो क्या महसूस किया? सवाल वही था सभी माँ पिताओं का, जिनके बेटे कहीं कॉलेज से आते हुए या काम से आते हुए
निरपराध होते हुए मारे गए थे कि क्या हमारे कौम ने आजादी आंदोलन में योगदान नहीं दिया? मेरठ के विजय स्तंभ पर झांसी की रानी के साथ झलकारी बाई भी तो लड़ी थी, जो दलित महिला। इसको भूलना। और उस संघर्ष में 1857 में मुसलमानों का भी योगदान हिंदुओं के बराबर था, और मंदिर और मस्जिद में बैठकर वो रणनीति बनाते थे। ये सब बातें लिखी हुई हमने पढ़ी तो हमारे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन इस सब इतिहास को भुलाकर तिरंगा फहराते हुए जिन्होंने 55 साल तक आजादी आंदोलन के दौरान उस तिरंगा का विरोध किया था, वो आज तिरंगा फैलाते हुए हमें भ्रमित कर रहे हैं। और इसलिए हम ही को खड़े होकर लोकतंत्र क्या है ये सबक सिखाना जरूरी है। क्या मंजूर है सबको? मंजूर है। और इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा भाई, हम नहीं बैठ सकते। जब अदानी को हर रोज 1600 करोड़ रुपया मिलता है तो मनरेगा में 600 रुपया तो मिलना चाहिए। 600 रुपया वो भी नहीं मिलता है, इसलिए तो पलायन हो रहे हैं। और प्रवासी मजदूर, कल हमारे एक भाई ने सम्मेलन में उठकर कोई वक्ता बोल रहे थे प्रवासी मजदूर, तो उनको चुनौती दी कि क्यों बोल रहे हो प्रवासी मजदूर? तो हमने कहा भाई प्रधानमंत्री प्रवासी प्रधानमंत्री है, लेकिन ये जो स्थलांतर करने के लिए मजबूर मजदूर हैं उनको क्यों पलायन करता है अपने माँ बच्चों को छोड़कर? ये सबक हमको आप सत्याग्रह लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए, जिसपे हम कहेंगे कि साल में 200 तो दिन कम से कम मनरेगा में रोजगार देना होगा। है कि नहीं? आज वो भी नहीं मिलता है, क्योंकि गांव का विकास जिसमें बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। गांधी जी ने जो ग्राम स्वराज्य का संदेश दिया वो यही तो था कि गांव के अंदर पेड़ पौधे हैं, फसल है, भूमि है, नदी है, पानी है, सब संसाधन है जिसके बिना कोई वस्तु नहीं बन सकती है। न कागज बन सकता है, न ऑक्सीजन मिल सकता है। लेकिन उन संसाधनों का उपयोग करके गांव के हर गरीब से गरीब जिसको माना जाता है, जो श्रम से धनिक होता है, जो प्राकृतिक संसाधनों से धनिक होता है, उसका तो पेट भरो, उसको तो रोजगार पहले दे दो। पानी लाने वाली महिला की पगडंडी तो ठीक करो। हाईवे और फ्लाईओवर में हजारों करोड़ रुपए बिठाने वाले आज गंगा के किनारे को भी ध्वस्त करने जा रहे हैं, वहां भी एक रास्ता बना रहे हैं। लेकिन गांव गांव में लोग भुगत रहे हैं। हम राम रमेश भाई के घर गए आजमगढ़ में तो कैसा रास्ता दिखा, जो उसके घर की मंजिल तक तो हम पहुंच गए, लेकिन विकास की सही मंजिल तक पहुंचाने वाला नहीं था। और जहां पानी है वहां हर घर जल नल ये योजनाएं जाहिर करना, ये करोड़ों के भ्रष्टाचार की पूरी साजिश है। तो हम लोगों को हमारे गांव का विकास हम ही करेंगे, ये तय करना अगर है तो लोकतंत्र में लोकसभा से ऊंची ग्राम सभा, ये नारा नहीं, ये संदेश अपने खुद को देना जरूरी है। जिस ग्राम सभा का वर्णन रंजू बहन ने एक दो गांव का उदाहरण देकर किया, उस ग्राम सभा में महिलाओं के साथ जाति पाति धर्म लिंग सब भेद नकार कर जब पूरे गांव वासी एकत्रित होंगे, आप भी कहेंगे, समझाएंगे, तैयार करेंगे सबको कि भाई लोकसभा से ऊंची ग्राम सभा में निर्णय ले लेंगे तो लोकतंत्र बचा सकते हैं। और उस लोकतंत्र से, उस मार्ग से जो निर्णय होंगे वो सही विकास लाने वाले निर्णय हो सकते हैं। वो सही विकास उपयोग जरूर करेगा जल जंगल जमीन का, लेकिन अगली पीढ़ी को पानी भी नहीं छोड़ना है पीछे, पूरा भूजल खत्म करना है, खेती बचानी नहीं है, सब बेच दे खेती और हम कह रहेंगे, नारे लगाएंगे खेती बचाओ देश बचाओ, ये नहीं चलने वाला है। और इसके लिए हर जगह जहां गांव की सभा को नकारना होता है,
वह हम लोगों को चुनौती देना, सवाल उठाना जरूरी है। इसके लिए एक जंगल का सुरक्षा कानून जो बदला है वो एक उदाहरण में आपको दे। अब ग्राम सभा को पूछे बिना कोई भी जंगल का कितना भी हेक्टर का हिस्सा मोदी सरकार किसी भी कंपनी को दे सकती है। तो क्या आदिवासी बचेगा? दलित भी जंगल के चरागाह पर अपने ढोर चराते हैं, वो बचेंगे? और जंगल नहीं बचेगा तो कोरोना क्या कितने वायरस आकर ऑक्सीजन नहीं मिलने पर मौत की कगार पर ढकेंगे। पर विकास विकास विकास, सबका साथ सबका विकास कहने वाले ये नहीं करेंगे। वो लोकतंत्र की घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में लोक नहीं है। उनके मन में केवल बाजार 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 भरा हुआ। तो इसीलिए हम लोगों को किस प्रकार से ग्राम सभाओं को सशक्त करना है, ये जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की एक चुनौती है। और अगर महिलाएं तय करेगी तो निश्चित हर ग्राम सभा सशक्त हो जाए। जब भी आपके ऊपर हमला होगा स्टेडियम के रूप में, कहीं एयरपोर्ट के, अभी गंगा के किनारे सर्व सेवा संघ को क्यों ध्वस्त किया गया इमारतों को, जिसमें गांधी जी का ही नहीं लाल बहादुर शास्त्री जी का भी योगदान था। क्यों? इसीलिए कि उनको गंगा के किनारे इसी वाराणसी जिले में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्लान बनाना है, हजारों करोड़ का। उसमें केवल रास्ता नहीं है, एक पर्यटन का योजना की साजिश है। किसी को पता भी नहीं कि कितने गांव की कितनी एकड़ जमीन जाने वाली है, कितने मछुआरों को उछाड़ने वाले हैं। सर्व सेवा संघ की जमीन जो खुद के अधिकार की थी, उसको जब ये हटा रहे हैं और ध्वस्त करते हैं, तो उसके पहले कुछ दिन सामने वक्फ बोर्ड की जमीन पर बसी हुई बस्ती को ध्वस्त करते। ये जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, बुलडोजर को कोर्ट बनाना, और जिनको ये सत्ताहीन मानते हैं, वो भूमिहीन नहीं होते हुए उनको भूमिहीन कर देना, उनको बेघर कर देना और झोपड़पट्टी में जाकर रहने के लिए मजबूर करना। इसका विरोध करने के लिए आप सब लोगों को, एक राम धीरज भाई अगर खड़े होते हैं, उनके साथ जो जो युवा साथी खड़े होते हैं, प्रेरणा कला मंच के साथी फादर आनंद के द्वारा पहुंचते हैं, संदीप पांडे जी पहुंचते हैं, आनंद कुमार जी पहुंचते हैं, हम सब लोगों को जितना समय मिलता है हम पहुंचते हैं। पर उत्तर प्रदेश के तमाम संगठनों के साथी अगर ऐसे मुद्दे पर भिड़ जाते हैं तो कोर्ट को भी एक संदेश जाता है। नहीं तो ये जनतंत्र के एक एक स्तंभ को जो दीमक लगी हुई है, उसको कैसे हटाएंगे, ये सवाल ही होगा। क्योंकि कोर्ट में केस तो है, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि नीचे कोर्ट से आप जवाब ले लो, न्याय ले लो, लेकिन वहां सुनवाई नहीं होती है और बुलडोजर चलता है। ये हर घर पर चल सकता है, हर बस्ती पर चल सकता है। इसीलिए हमको ऐसी स्थिति में दौड़ जाना जरूरी है। और ये विकास के नाम पर जो नई योजनाएं हैं, उसका अभ्यास भी तो युवाओं ने करना चाहिए। जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय का यह कर्तव्य है कि जहां से भी ऐसी खबर आती है, हम पहुंचे, हमारे अभ्यास करने वाले युवाओं की टीम वहां जाए, वो पूरा कागज देखे और उस पर रिपोर्ट तो बनाए। कहीं महिलाओं पर अत्याचार होता है, कहीं गांव पर, बस्तियों पर अत्याचार होता है। हर प्रकार की ये हिंसा है, हिंसा है, हिंसा है। विकास के नाम पर ये जो हिंसा हो रही है, वो हर संविधान का अधिकार छीन रही है, कुचल रही है। हमको जाना ही पड़ेगा। आज नर्मदा में 38 साल के संघर्ष के बाद अभी मुस्तफा भाई, अनिल भाई, वो साथी आकर देख के गए, मजदूर यूनियन की तरफ से भेजे गए सुरेश भाई से, तो हम धन्यवाद देते हैं। पर क्या हुआ है? यही हुआ है ना कि सरकार की सरदार सरोवर की पूरी हकीकत झूठी साबित हुई है और हजारों घर और डूब गए, हजारों एकड़ जमीन डूब गई। और ये हमको दोष देते हैं, चुनाव आते हैं तब। पर कच्छ के
सूखाग्रस्त क्षेत्र के एक किसान को पानी न देते हुए ये अडानी को पानी देते हैं, और चुनाव आता है तब कहते हैं नर्मदा आंदोलन के इन लोगों ने कच्छ में पानी देने से रोक दिया है। इनका सब झूठापन अभी इस साल साबित हुआ है, और गुजरात के भी शहर शहर में हजारों घर डूब गए हैं। 16 सितंबर की बात मैं आपको कह रही हूं। तो देखिए कि विकास की योजना वो भ्रमित करने के लिए बड़ी बड़ी चमकीली दिखाते हैं। संसद भवन बनाना जरूरी है, क्यों भाई? सांसद भी गांधी जी की विरासत को मानेंगे तो जरा सादगी से चल सकते हैं, लेकिन नहीं, ये संसद भवन बनाते हैं, उसमें हिंदू संस्थानों को ही लाते हैं, एक धर्मी राष्ट्र के आधार बनाते हैं संसद को। तो आप समझिए कि हम सब लोगों ने ऐसे शिविरों के द्वारा जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के साथ जुड़े हुए हर महिला, हर युवती, हर युवक ने भी कानूनों का अभ्यास, संविधान का अभ्यास और संशोधन कैसे करते हैं इसका भी अभ्यास करना जरूरी है कि नहीं? हम सब लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, हर राज्य में ऐसे युवाओं के शिविरों के द्वारा, महिला शिविरों के द्वारा हम सब लोग ये विकास को चुनौती देने का, अवधारणा बदलने का, और विकल्प कैसे उद्योग होने चाहिए रोजगार निर्माण करने वाले, गांव के विकास में प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, देश के विकास में प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, हर किसी को भोजन खिलाना या केवल मेगा सिटी और मॉल्स बनाना? ये हमको सवाल करने के लिए कानून, संविधान, सबका अभ्यास जरूरी है। और हमारा विश्वास है कि हमारे जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के द्वारा इस प्रकार की एक युवा सेना तैयार होगी, एक महिला शक्ति और सशक्त होगी, और वही लड़ेगी तो जीतेगी। तो लड़ेंगे जल जंगल जमीन किसकी है? और विकास चाहिए, विनाश नहीं। विकास चाहिए, विकास चाहिए। आपको अगर इस मार्ग पर आगे बढ़ना है तो हम लोगों को निश्चित ही गांधी, अंबेडकर, महात्मा फुले, सावित्रीबाई सबकी विरासत बचानी होगी। महात्मा फुले ने क्या कहा था? ज्योतिबा का कहना था कि भटजी और शेठजी दोनों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। आज के लिए वही संदेश सबसे महत्व का है। ये शेठजी कौन है? अंबानी, अडानी। ये कितनी कमाई कर रहे हैं? इन पर रोक क्यों नहीं लगाते हैं? ये कंपनियों की मनमानी क्यों चलती है? क्योंकि चुनाव के लिए चंदा देने वाले यही होते हैं, अंबानी, अडानी। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स चुनाव चलाते हैं, जिसकी खबर अगर आपको निकाली है तो सूचना के अधिकार का कानून के तहत भी आप नहीं निकल सकते। हमको इस पर सवाल खड़ा करना पड़ेगा। नहीं तो बजट तो पास होता है संसद में, लेकिन दो बजट के बीच में और दो चुनावों के बीच में जो लेन देन होती है उसका चित्र हमारे सामने नहीं आता। हम सब लोग कम पड़े हैं जनता को प्रसारित ही नहीं, जागृत करने में। यही मेरे तो मन में दुख होता है। कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया का सोशल असामाजिक उपयोग करते हैं, उनका प्रचार ज्यादा होता है। मीडिया मुख्य धारा के मानते हैं, उसका प्रचार ज्यादा होता है। अपने कई युवाओं को पता भी नहीं होगा कि आपको कौन सा टीवी बताना देखना है, कौन सा चैनल खोलना और नहीं खोलना है, कौन से मीडिया वालों की बात सुननी है, रवीश कुमार की सुननी है कि अर्णब गोस्वामी की सुननी है। हम सब लोगों का कर्तव्य है कि हम आपको बताएं कि व्हाट्सअप मतलब व्हाट्सअप नहीं, व्हाट्स डाउन, धरातल पर क्या चल रहा है यही सीखना है, यही समझना है। उसी से लोकतंत्र बचेगा, नहीं तो सत्ता तंत्र मंत्र बनकर ध्वस्त करेगा देश को, न केवल घरों को, रोजगार को और इंसान। और इसीलिए साथियों, ये अगर हमको आगे बढ़ाने हैं तो हम लोगों को जातिवाद के खिलाफ खड़े होना, धर्मांध के खिलाफ खड़े होना,
क्या वो जरूरी है? ये तो सभी ने बात रखी है। फादर आनंद ने जो उत्तर प्रदेश के उदाहरण दिए वो अन्य राज्यों में भी है। मध्य प्रदेश भी अभी उत्तर प्रदेश ही बन गया है, हम कहते हैं, वहां भी हमले हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ परिवारों ने बिल्कुल वैसा ही उदाहरण कि जिन्होंने कहीं अपना बच्चा जो मानसिक रूप से बीमार था उसको वो लेके गए और किसी ने उनको प्रार्थना करते हुए एक मानसिक शांति दी तो धर्म स्वीकार किया। तो क्या दिक्कत है? धर्म क्या होता है? धर्म एक जीने की राह दिखाता है। धर्म मतलब केवल भजन की अजान, इसके बीच क्या चुनना नहीं होता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकारा ना जातिवाद तोड़ने के लिए। तो बुद्ध हो, कबीर हो, विवेकानंद हो कि बिरसा मुंडा हो, यीशु ख्रिस्त हो कि मोहम्मद पैगंबर, सभी ने तो एक ही विचार दिया है, कम अधिक। और सभी में शराबबंदी की बात है, सभी में अहिंसा की बात है, सर्वधर्म समभाव की बात है। पर ये किस प्रकार से धर्म का भी, जैसे पैसे का, पूंजी का, बाजार का, वैसे धर्म और जाति का भी उपयोग कर रहे हैं, ये भी समझना जरूरी है। आज जाति गणना बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। मैं मानती हूं कि आज जाति के आधार पर अगर विषमता है, गैर बराबरी है, दलितों को चुपचाप रूप से नकारा जाता है। तू महिला है, तू बाजू में हो जा, तुमको बड़ा पद नहीं मिलेगा बैंक के नौकरी में, ऐसा कहा जाता है। तो जरूरी है समझना कि क्या जातिवाद से भरा हुआ है आज भी समाज और सत्ताधीशों की चाल। लेकिन जाति गणना के बाद भी अगर जाति 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 चलती रहेगी तो जाति निर्मूलन की तरफ हम कैसे बढ़ेंगे? ये मेरे जैसे के मन में सवाल उठता है। आखिर बाबा साहब ने भी आरक्षण दिया, पर उन्होंने कहा 10 साल में आरक्षण की जरूरत खत्म होनी चाहिए। ये कैसे खत्म होगी? अगर हर क्षेत्र में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, आवास का अधिकार हो, सभी में अगर समता होगी, सबको बुनियादी जरूरत पूर्ति का अधिकार देना पड़ेगा। ये सरकार में बैठे हुए हमारे प्रतिनिधि के नाम पर बड़ा बड़ा भत्ता लेने वाले, हर महीना तनख्वाह बड़ी लेने वाले अगर समझेंगे तो निश्चित आरक्षण की भी जरूरत नहीं है। आज पसमंदा मुस्लिम मांगते हैं, मराठा समाज महाराष्ट्र में मांग रहा है, ब्राह्मण समाज मांग रहा है, हर कोई, दलित क्रिश्चियन मांग रहे हैं। तो ये आरक्षण हम नहीं कहते हैं कि पूर्ण रूप से तत्काल मिटा दो, लेकिन आरक्षण की जरूरत नहीं रहे, इस प्रकार की भोजन सुरक्षा, शिक्षा सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगार की रक्षा, ये सब करने के लिए सत्ताधीशों को हमने मजबूर करना चाहिए और तभी जाकर किसान मजदूरों का लोकतंत्र जीवित रहेगा और सशक्त रूप से जीतेगा भी। इसीलिए साथियों, हम लोगों को निश्चित ही एक जनशक्ति का एहसास देने वाले कार्यक्रमों की जरूरत है। जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय अपना अनुभव बयान करे। तो जब डंकेल प्रस्ताव आया था पहली बार, तब भी हमने अपनी ताकत दिल्ली में दिखाई। एनरॉन की कंपनी से निजीकरण पहले आगे बढ़ रहा था ऊर्जा के क्षेत्र में, तभी जाकर थर्मल पावर, ताप विद्युत, ये वो सब आता है निजी कंपनियों की मुनाफाखोरी के तहत। उसका जब विरोध किया था तब उत्तर प्रदेश से लेकर हर राज्य के, बंगाल के, बिहार के, महाराष्ट्र के सब संगठन एक साथ पहुंचे। हर संगठन ने पुलिस कस्टडी और जेल देखी, तब जाके एनरॉन गिर गया और फिर वो भ्रष्टाचार से खुद ही गिर गया अमेरिका में। तो देखिए, कंपनी कितनी भी ताकतवर हो, पूंजीपति कितने भी ताकतवर हो, हमारी जनशक्ति पूंजी की शक्ति को झुका सकती है। ये बात भी ध्यान में रखना। क्या मंजूर है? तो पूंजीपतियों की जागीर नहीं, देश हमारा है। पूंजीपतियों की जागीर नहीं, और ये साबित करना पड़ेगा।
जिसको लगता है कि ये देश मेरा है, तो वही कहेगा ना कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, सबके लिए दिल दिमाग लगाना पड़ेगा और हिम्मत से बोल उठेंगे, बोल उठेगी, बोल उठेगा, ये कहना भी पड़ेगा। तो ये हिम्मत बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आखिरी मुद्दे पर मैं आती हूँ। हम लोगों को जिस अयोध्या की रथ यात्रा का विरोध करना चाहिए था, हमने नहीं किया। पर अयोध्या के लोगों को लेकर हमने देश की यात्रा की, तो वो सुरेश शुक्ला जी को आज भी मैं याद करती हूँ, जिन्होंने हमको बताया हकीकत क्या है अयोध्या की, जो मैंने अभी अभी आपको कहा। और फिर लालगढ़ी के महाराज ने हमको बताया कि अयोध्या तो सर्वधर्म समभाव की भूमि रही। ईरान की रानी ने वहां ही दफन का आग्रह पकड़ा कि ये समधर्म समभाव की भूमि है। पर आज अयोध्या का मुद्दा हो या और कहीं का भी मुद्दा हो, जिस प्रकार से दंगे करवाए जाते हैं, कश्मीर फिल्म्स जैसी फिल्म दिखाई जाती है, पर गुजरात फिल्म्स नहीं दिखाई जाती है। तो हम लोगों को सच्चाई क्या है ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को जहां दंगे होते हैं वहां पहुंचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? गांधी पहुंचे थे नोआखली में, इसलिए उनकी हत्या हुई होगी। हम क्या डरते हैं क्या? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल। जब हम पहुंचते हैं वहां, मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण दूं, हाथरस का उदाहरण दूं, जहां भी अन्याय अत्याचार होता है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाने के लिए हम पहुंचते हैं। आप सबके साथ चाहिए, जहां भी होता है वहां आप तत्काल पहुंच जाओ, जल्दी से जल्दी पहुंच जाओ। कहीं डूब आती है, अपन पहुंचते हैं राहत देने के लिए। कहीं सूखा आता है, पहुंचते हैं। लॉकडाउन में मृत्यु आते हैं, पहुंचते हैं भोजन खिलाने के लिए। पर आज ये भी जरूरी है कि क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, दलित हो, आदिवासी हो, सभी पर जो हत्या हो रही है, जो अमानवीय हिंसा है, उसके सामने भी खड़े रहना हम हमारा कर्तव्य मानना जरूरी है। हमें हिंसा नहीं अहिंसा चाहिए, हमें हिंसा नहीं अहिंसा चाहिए। इसलिए इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच का युद्ध हम बोल उठेंगे कि नहीं? बोल उठेंगे। किसके साथ? किसके साथ? किसके साथ? देखिए कितने लोगों को मालूम ही नहीं होगा जो अरुंधति कह रही है कि शांति के साथ। बिल्कुल, पर इस युद्ध की हकीकत भी 1948 से पैलेस्टाइन लोगों का अपना देश माना जाता था। उसका एक एक टुकड़ा जो इजराइल के लोगों ने खींच लिया और आक्रमण किया, उसके सामने कुछ लोगों ने हमास नाम का संगठन बनाया। हम उनकी भी हिंसा मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन आज भी गाजा पट्टी जो मुसलमानों की है, जूस की है, वो खत्म करने की साजिश जब इजराइल करता है, मोदी जी भले उनके साथ दे देंगे, भारत देश ने उसके पहले कभी साथ नहीं दी थी और हम भी आज साथ नहीं देंगे। जबकि वो बॉम्ब डालते हैं अस्पताल पर, गोरखपुर में एक अस्पताल में बच्चे मरते हैं, नांदेड़ में, महाराष्ट्र में अभी मरते हैं, तो हम लोगों का दिल दुखता है। पर वहां हजारों बच्चों की मौत होती है। 6000 बॉम्ब डालते हैं, 24 घंटे में लाखों लोगों को खाली करने के लिए कहते हैं और खाली करने वालों पर भी बॉम्ब गिराते हैं। तो क्या हम ऐसा युद्ध मंजूर करेंगे? नहीं करेंगे। हम लोगों ने हिम्मत से बोलना चाहिए। जो बोलते हैं, जो वीडियो पर नहीं फेसबुक पर भी डालते हैं, उनके ऊपर भी मोदी सरकार क्यों नाराज होती है? क्यों उनको भी जेल में डालती है या फिर ईडी लगाती है, सीबीआई लगाती है? ये सब जगह हो रहा है। पर इसके सामने हिम्मत से बोलने वाले ही आंदोलन जीवी साबित होते हैं। और इसलिए हम मोदी जी का आंदोलन जीवी शब्द मंजूर करते हुए हम लोग आंदोलन को ही अपने जीवन का हिस्सा मानने वाले, कानूनी और मैदानी दोनों प्रकार की लड़ाई लड़ने वाले, जहां भी हिंसा, अत्याचार, अन्याय होगा वहां पहुंचने वाले, ये समझ लीजिए कि ये हमारी एकजुटता को तोड़ना चाहते हैं। ये हमारे धर्म और जाति के नाम पर अपना अपना धर्म सब लोग अपनाएं, अपनी अपनी भजन करें, आजान करें, हनुमान चालीसा पहले कुछ भी करें, लेकिन केवल उसी में भ्रमित करते हुए
जो सही में मुद्दे हैं, भोजन के अधिकार, आवास का अधिकार, रोजगार का अधिकार, उसको भुलाने की साजिश जो योगी और मोदी सरकार कर रही है, उनको चुनौती दिए बिना हम लोग देश बचा नहीं सकेंगे। और इसलिए हम लोग एक ऐलान भरा गीत सुनते हैं अपने दिल को, महिलाओं में तो खास, क्योंकि महिलाएं हमारी आंदोलन की ताकत है, इसीलिए महिलाओं को खास वो लेते हैं। चलो हनुमान चालीसा, भागवत, रामायण, ये वो करने में, तो हम लोग समझ लीजिए कि जीवन ही हमारा धर्म है, प्रकृति हमारा धर्म है। और इसीलिए ये नफरत की साजिश को जवाब देने के लिए खुद के दिल को ही एक ऐलान करना चाहिए। ईश्वर अल्लाह तेरे जहां में नफरत क्यों है, जंग है क्यों, तेरा दिल तो इतना बड़ा है, इंसान का दिल तंग है क्यों, कदम कदम पर सरहद है क्यों, सारी जमीन तो तेरी है, सूरज के फेरे करती है पृथ्वी, फिर भी कितनी अंधेरी है, इस दुनिया के दामन पर इंसान के लहू का रंग है क्यों, ईश्वर अल्लाह तेरे जहां में नफरत क्यों है, जंग है क्यों। साथियों, इस ऐलान के साथ खुद को ही नहीं, सभी लोगों को ये जातिवाद और धर्म भेद से छुड़वाने के लिए हम कैसे कैसे प्रयास कर सकते हैं, आप ही सोचिए। शबनम आजमी ने, शबनम हाशमी ने एक अच्छा सा कार्यक्रम लिया है, मेरे घर आके तो देखो। मतलब हम एक दूसरे के घर जाए, अपने बच्चों को लेकर जाए, नहीं तो बच्चे आशा सामाजिक विद्यालय जैसे विद्यालय में अच्छी सीखते हैं, सही इंसान बनते हैं, है ना। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, ये सिखाया जाता है। लेकिन अन्यथा क्या होता है कि बच्चों को भी भ्रमित किया जाता है। कांवड़ यात्रा में चलो, दलित बच्चे, आदिवासी बच्चे जाते हैं, वाराणसी में लाखों लोग आते हैं, अयोध्या में जाने के लिए उनको लालच दी जाती है, गाड़ियां लगाई जाती है। हम लोग नहीं मानते हैं कि देव मत मानो, धर्म मत करो, लेकिन उसके कारण अगर हम भूल जाते हैं कि हमको लोकतंत्र बचाना है, देश बचाना है, तो देश नहीं बच सकता, लोकतंत्र संविधान नहीं बच सकता। और इसके लिए आखिरी मुद्दा है मेरा कि राजनीति पर भी अंकुश रखना जरूर है। आज राजनेता ही अगर खुद को ही तंत्रिक मानते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं वो तो देखेंगे ही। चुनाव में मतदाता और नागरिक के रूप में आपका कर्तव्य है कि आप किसको मानते हैं, किसको नहीं मानते हैं, वो तय करो। और शराब और पैसे के आधार पर कोई अपना वोट यानी अपना हक बेचेगा नहीं, ये निश्चित करो, तभी जाकर आपकी जल, जंगल, जमीन, रोजगार और सब अधिकार को बचाना संभव होगा। बस मैं इतना ही कहते हुए आपको कहूंगी कि जो इंडिया अलायंस की बात अभी हो रही है और बहुत सारे लोग उन पर विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, उनको भी एक कार्य हाथ में लेना चाहिए कि वो लोग संकल्प पत्र घोषित करें। उनकी क्या भूमिका होगी हर मुद्दे पर, मनरेगा पर जिसके हजारों करोड़ रुपए बजट से कम किए गए, किसानों के हक पर, महिलाओं के हक पर, जो मणिपुर में हुआ, हाथरस में हुआ, हाथरस में बैठी हुई पुलिस ने मुझे अभी भी फोन करके बताया कि 4 में से 3 को कोर्ट ने निर्दोष साबित किया, जो झूठा है। तो समझिए कि हम सब लोग जगह पहुंचेंगे, हम रिपोर्ट बनाएंगे, हम कानून का अभ्यास करेंगे, पर हिम्मत से आवाज भी उठाएंगे, तो राजनेताओं से भी हम लोग जवाब लेने के बाद उनको वोट डालने का है या नहीं डालने का है, ये तय करेंगे। मैं इतना ही ऐलान करते हुए जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय का एक बहुत बड़ा कर्तव्य और जिम्मेदारी है। अपना जो अवकाश है, क्योंकि विरोधी दल को तो ये जेल में डाल रहे हैं,
सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाल रहे हैं, पर हमारे जैसे आंदोलनजीवी आंदोलनकारी ही हिम्मत से आवाज उठाते हैं तो जेल जाएंगे तो हम कहेंगे जेल है कितनी लंबी चौड़ी देख लिया है, देख जेल है कितनी लंबी चौड़ी देख लिया है। तो साथियों, इतनी हिम्मत के साथ ही हम सब प्रकार से परिवर्तन लाना है। आपको एक और बात कहती हूँ कि कानून भी ये गलत बना रहे हैं। हमने बाकी नदी बचाओ का कानून बनाया है, जो कटाव हो रहा है सीतापुर में, गोरखपुर में, जो गंगा नदी बर्बाद हुई है प्रदूषण में, मृतदेह जिसमें बहाए जाते हैं, और अभी तो गंगा के किनारे सर्व सेवा संघ को ही नहीं, वहां के एक एक गांव को, मछुआरों की बस्तियों को, पानी को भी बर्बाद करने की साजिश है। तो हम लोगों ने ये नदी बचाओ कानून का मसौदा, एक विधेयक बिल तैयार किया है, जिसमें यहाँ के भी सब लोग शामिल थे। हमारे जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के नदी घाटी मंच की तरफ से ये हम लोकसभा राज्यसभा में पेश करने जा रहे हैं। पर एक एक ग्राम सभा जो लोकसभा से ऊंची है, उसमें भी इसको पढ़ना जरूरी है। हम लोग खुद अपना कानून बना सकते हैं। देश हमारा है तो लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़े हैं, जीते हैं, लड़ रहे हैं। जिंदाबाद उत्तर प्रदेश तय करेगा पूरे देश का राज। अगर संजय भाई का ये विश्वास है तो आप सब लोगों पर ही विश्वास व्यक्त किया गया है। जिंदाबाद।